हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। आज की इस लेक्चर में हम जो सी सेट की श्रृंखला चालू किए थे उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज से हम क्या करेंगे, कुछ लैंग्वेज के कुछ टॉपिक है उसको हम डील करेंगे। ठीक, इससे पहले मैंने रीजनिंग के 4-5 टॉपिक आपको बताया है जो आपके एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय ही तय है। अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक को आपको कराऊंगा जहाँ से आपका हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, चाहे आने वाला पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, व्यापम हो गया, ठीक है, सब कुछ जिसमें हिंदी सब्जेक्ट है उसमें वर्णमाला से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए वर्णमाला, हम आपका कौन सा वर्णमाला पढ़ते हैं भाई? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के बारे में एक बेसिक जानकारी मैं ये बताऊंगा कि हिंदी वर्णमाला को टोटल कितने वर्ण होते हैं भाई? टोटल 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। ठीक, इस 52 वर्ण को क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है 11 स्वर वर्णों में। ठीक, फिर अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। ठीक, फिर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 35। ठीक, इस व्यंजन वर्ण को बांटा जाता है किसमें? स्पर्श व्यंजन में, जिसका संख्या होता है 25। अंतःस्थ व्यंजन होता है 4, ऊष्म व्यंजन होता है 4 और द्विगुण व्यंजन होता है 2। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है जिसकी संख्या कितनी है? 4। तो ऐसे करके आपका जो है सारा का सारा वर्णमाला जो है कितने पार्ट में बटा है? टोटल आपके 52 वर्णों में बटा है। और स्वर, अयोगवाह, व्यंजन जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ऐसे करके है। ठीक है, मैं आपको उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, बस आपको एक बेसिक समझाऊंगा और क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है, कहाँ से आता है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो का मकसद वही है। ठीक है, प्रश्न जो आता है आपका वर्णमाला से, वो पहली बात तो आता है आपका परिभाषा से। ठीक, परिभाषा से कैसे कि स्वर का अर्थ क्या होता है, व्यंजन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अयोगवाह का अर्थ क्या है, अंतःस्थ का अर्थ क्या है, ऊष्म का अर्थ क्या है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद संख्या पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, आपको पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, आपको ये पूछा जा सकता है भाई कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, संख्या के बाद हम देखेंगे कि आपका अगला प्रश्न पूछा जाएगा स्वर से। ठीक है, ये स्वर आपके 11 स्वर है, इसमें से कुछ पूछे जाएंगे। तो स्वर को हम क्लासीफाई करते हैं, हालांकि क्लासीफाई 3-4 प्रकार से करते हैं वर्गीकृत, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है आपका उच्चारण समय के आधार पर और दूसरा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। क्लियर? तो उच्चारण समय के आधार पर और जिह्वा प्रयोग के आधार पर। ठीक, उसके बाद चौथा होता है आपका व्यंजन। ठीक, व्यंजन में आपको फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्राणवायु के आधार पर और एक घोषनाद कंपन के आधार पर। ठीक, मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या होता है। ठीक, उसके बाद 5वां जो हम लास्ट देखेंगे वो रहेगा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न ये बोला जा रहा है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, सबसे पहले तो देखिए स्वर आप मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको स्वर का उच्चारण मतलब स्वर का परिभाषा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वर का परिभाषा ये होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के या अन्य किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम स्वर कहते हैं। ठीक, ये अगर परिभाषा आपको पता है तो आप उसके बेस पे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे? स्वर वह ध्वनि जिसके उच्चारण में, देखिए पहला क्या बोल रहा है? हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है, ऐसा तो है नहीं। हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि बिना किसी की सहायता के इसका उच्चारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? स्वर किसे कहते हैं? देखिए क्या बोला जा रहा है? स्वर एवं स्वर वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को मेल को कहते हैं क्या? ये तो अलग ही लीग हो गया। व्यंजन एवं विसर्ग का मेल को क्या बोलते हैं? स्वर? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, है ना? क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वर ध्वनि
किसके सहयोग से उच्चारित होती है। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्वर के उच्चारण के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं अभी हमने देखा है। ठीक, तो क्या है, क्या हम शब्द के समूह को बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, शब्द के गणना को बोलते हैं, क्या नहीं कहते, वर्णों के संकलन को कहते हैं, क्या है जो हमने एक संकलन किया है, क्या वो सही है। एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, लेकिन वो राइट आंसर ना होकर क्या होगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को आपका वर्णमाला कहते हैं। ठीक, क्रमबद्ध इसलिए क्योंकि आपके जो वर्ण हैं उसको बहुत ही एक साइंटिफिकली तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक, अगर आप देखेंगे जब स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण कर्ण से होता है तो उसको एक वर्ग में, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसको एक वर्ण में, जिसका उच्चारण आपका क्या बोलते हैं तालु से होता है उसको एक कैटेगरी में, ऐसे करके बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न है आपका, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ठीक है, वर्णमाला मात्रा क्या अर्थ है भाई, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्लियर, इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब संख्या पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको हम करते हैं। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न पूछा गया राम शब्द में कितने वर्ण हैं। ठीक, तो ऐसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि राम को आपको ब्रेक करना है। ठीक, राम जो शब्द बना है उस वर्ण को ब्रेक करना है, राम जी को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि राम जो शब्द है वो आपका कितने कैसे बना है, कुछ इस तरीके से बना है। ठीक, र व्यंजन में आ की मात्रा जुड़ा है, फिर म व्यंजन में अ की मात्रा जुड़ा है, इसके बाद ही आपका राम बन के आया है। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए भाई ये आपका हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, अनुनासिक वर्ण किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। ठीक, अनुनासिक या फिर पंचमाक्षर भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो जो भी आपका स्पर्शी व्यंजन है हर एक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ना, जैसे क वर्ग आएगा, च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, तो उसमें से हर वर्ग का पांचवा वर्ण को क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो होगा आपका क्या कहलाएगा, पांच वर्ण। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए आपका जो स्वर है ना उसे दो भाग में समझा जाता है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर भी समझा जाता है और एक आपका क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण इस समय के आधार पर भी समझा जाता है। ठीक है, तो मूल स्वर यानी कि ऐसे स्वर होते हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संख्या कितनी होती है आपकी, 4 होती है। और वो क्या क्या होता है, अ, ई, छोटू की मात्रा और री। ठीक है, अ, ई, उ और री। ठीक, आप देख सकते हैं कि अ जो है अपने आप से स्वतंत्र रूप से बना है, ई भी जो है वो भी अपने आप से स्वतंत्र रूप से बना है, उ भी है वो भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से बना है और री भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये सभी को क्या बोला जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। इसलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर बी लिखा है, देखिए ये ए सी बी हो जाएगा, तो इसके हिसाब से बी होगा 4। ठीक है, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं, स्वर वर्ण कौन सा है। बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन, कोई भी बच्चा ही बना देगा पहली क्लास का। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो ऑप्शन अवेलेबल है, अ, आ, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और छोटू की मात्रा, ये आपका क्या होगा, वर्ण होगा। ठीक, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए
पांचवा प्रश्न है आपका क्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक, तो जैसे कि मैं आपने सबसे फर्स्ट पेज में आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन, तो जो नीचे में दिखा था क्या, पहली बात तो ये कि आपको संयुक्त व्यंजन होता क्या है समझना होगा। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। ठीक, ये होता है आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, एक चीज और नोट कीजिएगा आप साथ ही साथ कि छ जो होता है वो क और षटकोण के स से मिलके बनता है, त्र जो होता है वो त और र से मिलके बनता है, ज्ञ जो होता है ज और या से मिलके बनता है, स्र जो होता है वो शक्कर का स और र से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और इसको आप नोट कीजिएगा कि किससे किससे मिलके बनता है, ये आपसे एक प्रश्न पूछा भी जाता है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए क्या है, स्वर को हमको जानना है और किसके हिसाब से, आपका उच्चारण समय के आधार पे जानना है। ठीक है, तो जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर आप जानते हैं, 11 ही तो है। ठीक है, उन सभी स्वरों को क्या करते हैं, उच्चारण समय के आधार पे बांटते हैं। ठीक, ठीक, इसमें से एक स्वर होता है एक मात्रिक, एक होता है फिर द्विमात्रिक और होता है आपका त्रिमात्रिक। क्लियर, यानी कि ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में आपको क्या लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, सिर्फ एक मात्रा का। तो इसमें क्या है आपका अ, ई, उ और री। ठीक है, अगर आपको अन्य स्वरों के, उन सभी स्वरों जिनके उच्चारण में आपको 2 मात्रा का समय लगता है, वो सबको किस में आते हैं, आपके द्विमात्रिक स्वर में आते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका क्या, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, त्रिमात्रिक में बताऊंगा वो क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। थोड़ी देर में बस आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि इस एक मात्रिक को आपका लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, प्रश्न पूछा गया आपको। ठीक, तो जैसे कि मैं बताया हूँ अ, ई, उ और री क्या होता है आपका, एक मात्रिक होता है, इसे ही लघु स्वर भी कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। ठीक है, देखिए मूल स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर सारे के सारे सेम हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाई, अ, ई, उ और री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका होगा। क्लियर, उसके बाद देखिए कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से फिर से क्लियर हो गया। आपको ध्यान देना है कि वो जो वर्ग जो सबसे पहला हम देखे हैं वो क्या होता है आपका, एक मात्रिक भी कहते हैं उसको, उन सभी को लघु स्वर भी कहते हैं, उसी को ही मूल स्वर भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपका, अ, ई, उ और री जो होगा आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्लुत स्वर, देखिए थोड़ा समझिए होता क्या है। ठीक, चलिए आप लोग सभी से एक प्रश्न है ना, आप सभी बताएंगे कि ये 3 जो शब्द मैं लिख रहा हूं, ये तीनों में सही कौन सा है। ठीक है, आपने देखा सुना होगा कि ओम को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसको बोल लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसको बोल लीजिए और ऑप्शन नंबर सी इसको बोल लीजिए। क्लियर, तो
आप में से कई लोग को लग रहा हो कि ओम को कुछ ऐसा लिखा जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो उसमें से ओम ऐसा लिखा जाता है। जी नहीं, बिल्कुल ये आपका क्या गलत है। आप में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये वाला सही होगा, नहीं ये भी बिल्कुल गलत है, जबकि हम लिखते कैसा है ओ, ठीक है। ये है एक्चुअल में क्या कि ओ, फिर उसके बाद 3 नंबर है, हिंदी में 3 को कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद माँ, ठीक। होता क्या है, आपको क्या करना है कि ओ जो है, ठीक, अगर मैं एक नॉर्मल में बोलूँ ओ, ठीक है, तो जब मैं ये वाला ओ का उच्चारण करूँगा तो मेरे को नॉर्मल वाले ओ से 3 गुना ज़्यादा समय तक उच्चारण करना है, ठीक। तो उसका जो उच्चारण होगा कैसे होगा, ओम नमः शिवाय करके। क्लियर है, हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर हम सही से उच्चारण करें तो क्या होगा, ये ओम नमः शिवाय करके होगा। क्लियर, ओ नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओ को खींचना है, ओम नमः शिवाय करके, ठीक है। क्लियर, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको घर में बुलाया जाता है, जैसे मान के चलिए आपका नाम राम है, ठीक, और थोड़ा सा दूर में हो, ठीक है, तो राम ऐसे नहीं बोल, तो आपको राम करके नहीं बोलते, रा को थोड़ा सा लंबा खिंचाते, फिर माँ बोलते राम ऐसे करके, ठीक, तो वही है, ठीक। तो रा के बाद अगर कुछ ऐसा देखने को मिले, एक एस जैसा बहता है, तो वो आपका क्या होता है, प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर है, और ये कितना होता है आपका, त्रिमात्रिक होता है, यानी कि 3 मात्रा का समय इसमें लगता है। क्लियर, चलिए भाई, अब ये हो गया, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर है, ठीक, हम देखे हैं कौन सा होता है, अ ई उ री, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, ई। क्लियर, चलिए अब देखते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ठीक, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर ठीक, एक मैं आपका जीभ बना देता हूँ, उसको थोड़ा समझिएगा, ठीक। अगर हम जीभ का बात करें तो कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक। अब इस जीभ को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक आपका अग्रभाग, ठीक, एक आपका मध्य भाग और एक आपका पश्च भाग, ठीक। जब हम सोचते समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखें कि जब अ का उच्चारण, मतलब जितना भी स्वर है उसमें से हम अलग अलग उच्चारण करेंगे तो अलग अलग स्वर जो है, ऐसा लगता है कि हमारा जीभ का कुछ एक पार्ट एक्टिवेट है, ठीक। जैसे अगर आप अ का उच्चारण करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो जीभ के मिडिल से आ रहा है, मध्य से आ रहा है, ठीक है, तो अ क्या हो जाएगा आपका, मध्य में आएगा, ठीक। अग्रभाग में अगर आप देखोगे तो ये होगा आपका ई ए, ठीक है। ई बड़ी की मात्रा, ई बड़ी, ए और ए जो है वो कहाँ से आएगा, आपका अग्रभाग से आएगा, ठीक। उसके बाद जो बच जा रहा है वो क्या है आपका, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ई उ, ठीक है, री हो गया, ठीक, ओ और औ, ये सब कहाँ से आएगा, आपका पश्च भाग से आता है। क्लियर है, ठीक। अ जो होगा आपका कहाँ से आएगा, मध्य से आएगा, ठीक है। अग्र से क्या आएगा, ई ए री, ठीक है। री कहाँ से आएगा, आ, छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, री से का री, ओ और औ, ठीक। तो उसमें हम देखते हैं, अब एक एक करके देखिए। हिंदी में पश्च स्वर है, कौन कौन सा आएगा भाई, देखिए आप, है ना, देखिए बड़ी की मात्रा, ये सब आपका नहीं आएगा, ठीक है। अ जो है आपका मिडिल में आ जाए तो ये वर्ग भी नहीं आएगा। ये वाला जो वर्ग है देखिए, ऊ, बड़ू, छोटू, बड़ू और ओ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा। क्लियर है, तो ऐसा करके इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखिए फिर से, अ किस प्रकार का स्वर है, तो कौन सा स्वर है भाई, वो मध्य स्वर है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है, तो क्या होगा आपका, अ होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है, फिर से क्या होगा, अ होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है, मैंने आपको बताया था, अ, ई, उ और री किस में आएगा, आपका उसमें आएगा, ह्रस्व स्वर में आएगा। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक जो है स्वर के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा मैंने कवर करा दिया है, ठीक।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको व्यंजन से जुड़े प्रश्नों को बताऊंगा कि व्यंजन से जुड़े कौन कौन से प्रश्न होते हैं और वहाँ से क्या क्या प्रश्न आते हैं, उसको हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 20-20 मिनट 15-15 मिनट का करके हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे सीखते हैं। आज ये वीडियो है, नेक्स्ट वाला जो वीडियो है आजकल में वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।